हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मोशन इन अ प्लेन में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ प्लेन के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स से। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें आप देखिए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 इज r1 माइनस r1 इज इक्वल टू 3i माइनस 3i प्लस 2j and later at t is equal to t it is r2 9i plus 2j। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब t इज इक्वल टू 0 था, टाइम 0 था। टाइम 0 का मतलब क्या हुआ? मोशन वहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्टिंग पोजीशन है। तो जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ वहाँ से वहाँ पर उस पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर क्या था? r1 था। क्या था? r1 था। और उसकी वैल्यू कितनी थी? -3i प्लस 2j। और जब टाइम t हो गया, थोड़ा समय गुजर गया, t टाइम के बाद उसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? r2 है। r2 दैट इज 9i प्लस 2j। तो बोला जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये कहीं पे था, r1 था सपोज। ठीक है, और कुछ समय के बाद ये मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? r2 है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सपोज वो है, a है, ये b है। ठीक है, तो OA प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी होगा ना। OA प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? OB। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो A से B तक ये गया है, यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू OB माइनस OA, यही होगा ना। दैट मीन्स जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है OB क्या है? ये फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 है, और ये क्या है? R1 है। ठीक है, ये हो गया R2 माइनस R1, यानी डिस्प्लेसमेंट यही हो गया। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? R2 माइनस R1। दैट मीन्स फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यही होता है। और हम यहाँ से देख चुके हैं कि R1 की वैल्यू ये दी हुई है और R2 की वैल्यू ये दी हुई है। तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 की वैल्यू क्या है? 9i प्लस 2j। ठीक है, माइनस 3i प्लस 2j। फाइनल माइनस इनिशियल, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट ना। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9i प्लस 2j प्लस 3i, और ये प्लस माइनस 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 2j। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 9i एंड 3i कितना हो गया? ये 12i हो गया। और j के फॉर्म में देखेंगे तो 2j माइनस 2j क्या हो गया? 0 हो गया। 0j, दैट में 0 को तो लिखते नहीं है, तो सीधे लिख सकते हैं 12i। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 12i। तो यहाँ पे मुख्य जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओके, तो एक प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? अ पार्टिकल मूव्स इन द xy plane in such a way that its coordinates x and y vary with time
as x is equal to tq minus 32t and y is equal to 5t स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, ये बता रहे हैं कि एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है इस तरह से कि उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के हिसाब से, टाइम के रिस्पेक्ट में इस फॉर्मूले से मूव कर रहा है। एक्स इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 32t एंड वाई इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 12। तो एक्स जो है टी के रिस्पेक्ट में जो वैरी कर रहा है उसका फॉर्मूला ये है, और वाई एक्सिस, वाई जो कोऑर्डिनेट है वो ऑब्जेक्ट का, वो टी के हिसाब से कैसे वैरी कर रहा है वो ये कोऑर्डिनेट, ये इक्वेशन बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है here x and y are in meters। डेफिनेटली जब पोजीशन है तो मीटर या सेंटीमीटर इंच इसी तरह कुछ होगा ना, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये मीटर्स में है। एंड t इन सेकेंड्स। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of the particle at t is equal to 3 सेकेंड। तो यहाँ पे x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट कैसे वैरी कर रहा है टाइम के साथ ये दे रखा है, और y कोऑर्डिनेट कैसे वैरी कर रहा है ये दे रखा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पोजीशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। जब टाइम 3 सेकेंड होगा उस टाइम में पोजीशन बताना है, वेलोसिटी बताना है एंड एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर r को हम कैसे डिनोट करते हैं, x i कैप प्लस y j कैप। ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, टी क्यू माइनस 32t। ओके, ये हो गया i कैप प्लस 5t स्क्वायर प्लस 12 j कैप। ओके, अब हमको पोजीशन चाहिए ना 3 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर, तो टाइम की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 पुट करेंगे इसी में, तो हमको t टाइम पे r मिल जाएगा, वो पोजीशन होगा। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, r क्या हो जाएगा, 3q माइनस 32t i कैप प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 12j। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 9, 3 का क्यूब 27 और माइनस 32 इंटू 3। ठीक है, ये आई कैप हो गया प्लस 5 इंटू 9 45 प्लस 12। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, 27 माइनस 96 आई कैप प्लस 57 जे कैप। ओके, तो यहाँ से 69, 27 को 96 में से माइनस करेंगे, माइनस आएगा यहाँ पे, ये 69 आई हो गया प्लस 57 जे। ठीक है, तो यही हो गया पोजीशन एट टाइम इज इक्वल टू टी 3 सेकेंड।
3 सेकंड पर पोजीशन कितना आ गया, -69i + 57j। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने t = 3 सेकंड पर पोजीशन निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि वेलोसिटी इसकी क्या होगी। तो वेलोसिटी हम लोग जानते हैं v = क्या होगा, v = dr/dt। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें, v = dr/dt। ओके, अब हम लोग यहाँ से r की वैल्यू पुट करेंगे टाइम के फॉर्म में। r की वैल्यू क्या है, t² - 32t i + 5t² 12 + 12j। यहाँ हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे tq - 32t i कैप + 5t² + 12j कैप डिवाइडेड बाई dt। ओके, अब हम लोग यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। tq का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t² और t का dt/dt 1 हो जाएगा -32, ये i कैप हो जाएगा प्लस 5t²। t² होता है 2t, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 5 × 2t कितना हो जाएगा 10t। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 10t j कैप। अब यहाँ पे t की वैल्यू कितनी लेनी है, t = 3 सेकंड है, t = 3 सेकंड है। देयरफॉर v कितना हो जाएगा, यहाँ पे t की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। t की वैल्यू हो जाएगी 3 × 3² - 32 i कैप प्लस 10 × 3 j कैप। अब यहाँ से 9 × 3 27 - 32 i कैप प्लस 30 j कैप। दैट मीन्स ये हो गया -5 i कैप प्लस 30 j कैप। ठीक है, अब वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यूनिट। ठीक है, अब हम लोग को थर्ड पार्ट इसका क्या है, थर्ड पॉइंट है कि इसका एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन क्या होता है, सिमिलरली जैसे v = dr/dt हो गया, एक्सेलरेशन क्या होगा, जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आएगा a = dv/dt। ओके, अब यहाँ से v की वैल्यू हम लोग ये लिख सकते हैं 3t² - 32 + 10tj, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 3t² - 32 i कैप प्लस 10t j कैप डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3t² t² का 2t हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो 3 × 2t हो जाएगा माइनस 32 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है आई कैप, ये क्रॉस है मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन है, और प्लस t का dt/dt 1 हो जाएगा, यानी 10j हो जाएगा।
दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 6t आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब हमें टाइम कितना लेना है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप, दैट मीन्स 18 आई कैप प्लस 10 जे कैप। और इसका यूनिट क्या होगा भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन का होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आर भी निकाल लिया, वेलोसिटी भी निकाल लिया और एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, द acceleration of a moving body at any time t is given by a is equal to 4t I cap plus 3t square j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ u is equal to 0, then find the velocity of the particle at 4 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ए का इक्वेशन दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और u इक्वल टू 0 का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 है। तो हमको 4 सेकेंड पे, जब टाइम 4 सेकेंड था, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, हम लोग जानते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, यानी वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dv इज इक्वल टू क्या होगा, a dt हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो भी मिल जाएगा हमको। dv को अगर इंटीग्रेट करें, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है यानी, और फाइनल हम लोग मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी हमको निकालनी है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, वो भी है। तो यानी कि वेलोसिटी कहाँ से कहाँ मूव हो रही है, वेरी करिए 0 से v तक। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा a dt का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, टाइम भी स्टार्टिंग टाइम से 0 से लेके 4 सेकेंड तक, क्योंकि ये पूछ रहा है 4 सेकेंड पे क्या होगी वेलोसिटी, तो हम 4 सेकेंड तक इसको वेरी करेंगे। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग a की वैल्यू हमको पता है 40i प्लस 3t स्क्वायर j, तो यहाँ से पुट कर देंगे वैल्यू 4t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। ठीक है, इसी का हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है।
0 से 4 तक, ठीक है। और इस साइड लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 0 से भी डी भी हो जाएगा, और 0 से भी है इसलिए ये v आ जाएगा, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, इधर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो 4t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यू बाई 3 जे कैप, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स टी क्यू जे कैप, और ये कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से 4 तक, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेशन की लिमिट का यूज़ करेंगे, तो इसमें कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, पहले हम लोग फाइनल वैल्यू पुट करते हैं, फिर उसको माइनस करते हैं इनिशियल वैल्यू से, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, और फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आई कैप प्लस टी क्यू क्या हो जाएगा, 4q माइनस 0 जे कैप हो जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32 हो गया, 32 माइनस 0 आई कैप प्लस 4 का क्यू 64 हो जाएगा, 64 माइनस 0 जे कैप, ओके। दैट मीन्स ये हमारा वैल्यू हो गया 32 आई कैप प्लस 64 जे कैप। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से एक्सेलरेशन से कैसे वेलोसिटी, हम लोगों ने सबसे पहले ये पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने आर का इक्वेशन था, आर से हम लोग भी निकाले, मतलब पोजीशन से हम लोग वेलोसिटी निकाले, एक्सेलरेशन निकाले, और इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्सेलरेशन से उल्टा वेलोसिटी निकाल लिया। तो जब आर से भी निकाल रहे तो डिफरेंशिएशन का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन का यूज़ किया। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 4th क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ पॉइंट moves in the xy plane, according to the law x is equal to k t and y is equal to kt into 1 minus alpha t, where k and alpha are positive
constants and t is time. Find A, the equation of trajectory of the particle. B, the time t naught after start at t is equal to 0, where the direction between velocity and acceleration of particles becomes 45 डिग्री। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब तो कलर हम चेंज कर लेते हैं इसका। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पॉइंट मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स इज इक्वल टू के टी एंड वाई इज इक्वल टू के टी इंटू 1 माइनस अल्फा टी। इस लॉ के हिसाब से मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट का एक इक्वेशन है टाइम के रिस्पेक्ट में और वाई कोऑर्डिनेट का एक इक्वेशन है टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे के एंड अल्फ़ा जो है ये कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, और टी टाइम है। तो कह रहा है ये आपको कोऑर्डिनेट्स का इक्वेशन मिला हुआ है। अब हमको निकालना क्या है कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। इसका मतलब हुआ ट्राजेक्ट्री क्या होता है, पाथ को कहते हैं। तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू के टी एंड y इज इक्वल टू के टी 1 माइनस अल्फा टी, इस पार्टिकल का जो इस इक्वेशन से मूव कर रहा है उसके पाथ का इक्वेशन क्या होगा। ट्राजेक्ट्री का मतलब क्या हो गया, उसके पाथ का इक्वेशन क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यही है। तो हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री मतलब पाथ का इक्वेशन निकालना है। अब यहाँ पे हमको मिला हुआ क्या क्या है, x इज इक्वल टू के टी पहला चीज़ है, और दूसरा क्या मिला हुआ है, y इज इक्वल टू के टी 1 माइनस अल्फा टी, ये मिला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमको पाथ निकालना है तो पाथ का मतलब होता है वाई एक्स के फॉर्म में आना चाहिए, वही पाथ का इक्वेशन होता है। वाई को हम लोग को एक्स के फॉर्म में लाना है, यानी कि यहाँ पे टी को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। टी को अगर हम लोग हटा देंगे तो वाई जो है एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं एक्स इज इक्वल टू के टी, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई के। अब इस t का वैल्यू, ये जो मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है। तो t का वैल्यू जो है सेकंड इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू के इंटू एक्स डिवाइडेड बाई के एंड 1 माइनस अल्फा और x बाई के, यही हो जाएगा। यानी यहाँ t हट गया, अब ये के क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, x इंटू 1 माइनस अल्फ़ा
एक्स डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, y का इक्वेशन आ गया x के फॉर्म में। तो यही तो होती है ट्राजेक्ट्री, पाथ का इक्वेशन यही होता है ना, y x के फॉर्म में आ जाए तो यही पाथ का इक्वेशन या पाथ ऑफ द ट्राजेक्ट्री हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री of the particle will be वही हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई के। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन को हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है द टाइम टी नॉट आफ्टर स्टार्ट एट टी इज इक्वल टू 0। मतलब टाइम जब 0 था वहाँ से पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है, तो वहाँ से मूव करके कहाँ पे, टी नॉट टाइम पे। ये टी नॉट टाइम निकालना है, द टाइम टी नॉट वेयर द डायरेक्शन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बिकम्स 45 डिग्री। तो ऐसा टाइम निकालने बोल रहा है, उस टाइम को टी नॉट से डिनोट कर रहा है जिस टाइम पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाए, 45 डिग्री हो जाए। एंगल कितना हो जाए, 45 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। कॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस प्रोडक्ट होता है जैसे डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। ए डॉट बी अगर करना हो तो ए डॉट बी का मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हमें यहाँ पे बताया गया क्या है कि वैसा टाइम निकालना है जो वी एंड ए के बीच जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन वी एंड ए विल बी 45 डिग्री, यही बोल रहा है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग अगर v डॉट ए लिखें तो इसका मतलब क्या होगा, v का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, यही बता रहा है। ठीक है, अब हम लोग पहले इक्वेशन देख चुके हैं। अब भी पहले तो हमको जब v डॉट ए तो पता है, ठीक है, v डॉट ए निकालना होगा तो v इंटू ए कॉस 45 डिग्री निकालेंगे। लेकिन पहले तो हमको v पता होना चाहिए और a पता होना चाहिए, ये दोनों मालूम नहीं है। और ये दोनों मालूम होने के लिए क्या होना चाहिए, हमको r पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पता क्या है हमको, x इज इक्वल टू के टी पता है पहला चीज़, और y इज इक्वल टू क्या पता है, के टी इंटू 1 माइनस अल्फा टी, ये पता है, यही दो चीज़ पता है। तो इसके बेस पे हम r का इक्वेशन लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट इंटू जे कैप। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, के टी है, तो इसको लिख सकते हैं के टी आई कैप प्लस ये हो गया y कोऑर्डिनेट, तो इसको लिख सकते हैं के टी इंटू 1 माइनस अल्फा टी जे कैप। ओके, अब हम लोगों को क्या पता है, v हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, v की वैल्यू क्या होगी, डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, यही होगी ना, डी आर डिवाइडेड बाई क्या होगी, डी टी होगी। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं v इज इक्वल टू आर को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो के टी है, तो यहाँ सिर्फ के बचेगा क्योंकि डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, यानी के आई कैप हो जाएगा प्लस, इसको हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
के टी आई कैप प्लस के टी माइनस के अल्फ़ा टी स्क्वायर इंटू जे कैप। तो यहाँ पे के टी का ये हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, के टी का है तो के बच जाएगा माइनस टी स्क्वायर 2t हो जाता है, तो 2k अल्फ़ा टी इंटू जे कैप, यही हो जाएगा। अब हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला पड़ा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दैट मीन्स के आई कैप प्लस के माइनस 2k अल्फ़ा टी जे कैप डिवाइडेड बाई डी टी। ओके, तो यहाँ से हम लोग करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो ये हो गया 0 प्लस यहाँ पे भी कांस्टेंट 0 हो गया, तो माइनस बचेगा इसमें क्या, माइनस 2k अल्फ़ा, क्योंकि डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, यानी जे कैप, यानी ये हो जाएगा सिर्फ माइनस 2k अल्फ़ा जे कैप। ये हो गया एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। अब अगर हम यहाँ से हम लोग को v मिला है, v मिला है, तो v का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका जो x कंपोनेंट i का जो कंपोनेंट है और j का जो कंपोनेंट है, इसका रूट अंडर कर सकते हैं। दैट मीन्स ये हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस k माइनस 2k अल्फ़ा टी का स्क्वायर, ठीक है। और a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड तो सिर्फ 2k अल्फ़ा है, यही होता है ना, तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2k अल्फ़ा, ठीक है। मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस नहीं लेंगे हम लोग। अब हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है v डॉट ए। v डॉट ए क्या पढ़ा हमने, v इंटू ए इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो v डॉट ए सबसे पहले हम लोग v और a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो v की वैल्यू क्या थी, ऊपर से के आई प्लस के माइनस 2k अल्फ़ा टी जे, यही था, के आई कैप प्लस के माइनस 2k अल्फ़ा टी जे कैप, यही था। और एक्सेलरेशन क्या था, इसमें डॉट प्रोडक्ट होगा, एक्सेलरेशन क्या था, माइनस 2k अल्फ़ा जे, माइनस 2k अल्फ़ा जे कैप, ठीक है। और इधर v का कैप ये हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर के स्क्वायर प्लस के माइनस 2k अल्फ़ा टी का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2k अल्फ़ा, सॉरी 2k अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो जे कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे जब डॉट प्रोडक्ट, तो cos 90 होगा इन दोनों के बीच एंगल, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये आई कैप का डायरेक्शन है और ये जे कैप का डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा,
90 डिग्री होगा तो आई कैप डॉट जे कैप अगर हम लोग निकालें तो ये क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 हो जाएगा। और कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है, यानी आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से जे कैप डॉट आई कैप, मतलब दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे आई कैप है, यहाँ जे कैप है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर ये जे कैप, तो जे और जे में क्या होगा, कॉस 0 डिग्री यानी 1 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आई कैप वाला कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ जे कैप का बचेगा। तो k माइनस 2k अल्फ़ा टी इंटू क्या बचेगा, -2k अल्फ़ा, ठीक है। और जे डॉट जे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर इस साइड में हम लोग लेंगे तो ये 2k अल्फ़ा को अगर अंदर लाएंगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k माइनस 2k अल्फ़ा टी का होल स्क्वायर इंटू 4k स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। और इंटू यहाँ पे cos 45 डिग्री भी था, ये छूट गया हम लोग का। तो cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी डिवाइडेड बाई ये √2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 2k अल्फ़ा को हटा सकते हैं, ये 4k अल्फ़ा स्क्वायर के अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये बाहर में भी ठीक ही था, ठीक है। इसको मिटा ही देते हैं, इसको बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। ये बाहर में ही रहने देते हैं इसको, इंटू 2k अल्फ़ा। अब 2k अल्फ़ा कट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये -1 इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2k अल्फ़ा टी माइनस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, √k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर अल्फ़ा टी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग k कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बचेगा, 2 अल्फ़ा टी माइनस 1 इज इक्वल टू, ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर अल्फ़ा टी, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो गया, k इंटू 2 अल्फ़ा टी माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ से अगर 2k स्क्वायर को कॉमन ले लें, सपोज डिवाइडेड बाई √2 भी है, इसको हम लोग भूल गए हैं, √2 से डिवाइड है, यहाँ पे √2 से डिवाइड है, ठीक है। इसको अगर अंदर ले जाए तो ऐसे ही हो जाएगा, 2k स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि √2 था, इसको पूरा इसके अंदर ले गए। ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा और रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा टी प्लस 1 का, सॉरी अल्फ़ा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको कह सकते हैं, अल्फ़ा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के 1 प्लस
2 स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा टी। अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। के तो कैंसिल हो ही गया, ये के एंड के कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोनों साइड अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 4 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फ़ा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा टी, ठीक है। तो यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया, 2 अल्फ़ा टी कैंसिल हो गया, ठीक है। वापस आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। 2 अल्फ़ा टी स्क्वायर जब करेंगे तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 2 अल्फ़ा टी इंटू 2 होगा, यानी ये 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 अल्फ़ा टी हो जाएगा, इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा। इसको लिखेंगे हम यहाँ पे माइनस 4 अल्फ़ा टी और इसको कैंसिल नहीं करेंगे, ये माइनस 2 अल्फ़ा टी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्या इक्वेशन आ जाएगा, और 4 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये माइनस है, माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको इस साइड लाया तो माइनस हो गया। यहाँ पे क्या है, 4 माइनस 4 अल्फ़ा टी, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 अल्फ़ा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा टी को कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा टी माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमको टी की 2 वैल्यू मिल गई। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 अल्फ़ा टी इज इक्वल टू 0, यानी कि टी इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अल्फ़ा टी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/अल्फ़ा। यानी कि 2 टाइम ऐसा आएगा जब 45 डिग्री बनेगा, जब टी इज इक्वल टू 0 हो या 1/अल्फ़ा हो। तो 0 पर तो नहीं लेंगे हम, तो टी इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, 1/अल्फ़ा ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब टी 0 था उस समय क्या था, उस समय तो मोशन स्टार्ट ही हुआ था। तो उस टाइम तो मोशन जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम जो है एक ही पॉइंट पे होगा, क्योंकि यहाँ पे टी 0 रखेंगे तो 0 हो गया और यहाँ 0 हो गया, यानी वो ऑरिजिन पर था। उस टाइम तो 45 डिग्री की बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग टाइम क्या लेंगे, 1/अल्फ़ा लेंगे, यही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन अभी किए, अभी हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिए, 4 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 5, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, आप लोग को अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर of a particle P with respect to a stationary point
stationary point O changes with time according to the law R is equal to B sin omega t plus C cos omega t, where B and C are constant vectors with B perpendicular to C and omega is a positive constant, Find the equation of the path of the particle y is equal to fx, assuming x and y axis to coincide with the direction of the vector B and C respectively, and have the origin at the point O। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको पहले हम क्वेश्चन को समझाते हैं क्या कहना चाहते हैं। इसका सॉल्यूशन ओके क्या कह रहे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑफ पॉइंट O चेंजेस विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द लॉ R इज इक्वल टू B साइन ओमेगा t प्लस C कॉस ओमेगा t। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई स्थिर ऑब्जेक्ट है, उसके रिस्पेक्ट में उसका कोऑर्डिनेट जो है या उसका पोजीशन वेक्टर है वो इस इक्वेशन से, ये R इज इक्वल टू B साइन ओमेगा टी प्लस C कॉस ओमेगा टी, इस इक्वेशन से वो वैरी कर रहा है या मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे B C क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, जहाँ पे B और C ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर B इस डायरेक्शन में है तो C इस डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, एंड ओमेगा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ चाहिए, मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या होता है, y किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में अगर y को हमने लिख दिया
तो वही क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ पाथ होता है। तो यहाँ पे हम लोग को मानना है कि एक्स एंड वाई एक्सिस से बी और सी कोइंसाइड कर रहा है, मतलब बी और सी वेक्टर जो है वो, अगर इसको हम वाई एक्सिस मान लें, इसको एक्स एक्सिस मान लें, तो ये वेक्टर इधर ही कहीं है, ये ए इधर, वी इधर ही कहीं है, और सी जो है इसका डायरेक्शन इधर ही कहीं है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, बी और सी भी क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के पाथ का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। यही हम लोग को मुख्य रूप से निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या है, बी का जो बी वेक्टर है वो जे के उसका डायरेक्शन किधर है, वाई एक्सिस की तरफ है। वाई एक्सिस मतलब क्या हो गया, इसका यूनिट वेक्टर जे का होगा, और सॉरी ये बी का, बी सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हम लोग यहाँ पे इसको इरेज करते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बी एंड सी रिस्पेक्टिवली किसके हैं, एज्यूमिंग एक्स एंड वाई एक्सिस टू कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी एंड सी। यानी कि जो सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये कह रहा है बी किसके अलॉन्ग होगा, बी इसके अलॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा इधर कहीं, और सी किसके अलॉन्ग होगा, जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, और इसके अलॉन्ग जे कैप। यानी कि बी क्या होगा, बी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आई कैप ही हो जाएगा, और सी का यूनिट वेक्टर जे कैप ही हो जाएगा, और बी क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, और सी इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू बी आई कैप, और C को क्या लिख सकते हैं, C जे कैप, ठीक है। यहाँ से बहुत आसान हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, R की वैल्यू लिख सकते हैं। R की वैल्यू क्या लिखी हुई थी पहले, R की वैल्यू थी B साइन ओमेगा टी प्लस C कॉस ओमेगा टी, B साइन ओमेगा टी प्लस C कॉस ओमेगा टी, ओके। अब यहाँ से हम इसको B को B आई कैप लिख सकते हैं, C को C जे कैप लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, B साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, C कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। यानी कि हम जो लिखते थे R को, पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते थे, S एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में लिखते थे। तो ये B साइन ओमेगा टी एक्चुअली क्या हो गया, X हो गया, और C कॉस ओमेगा टी क्या हो गया, Y हो गया। अब इन्हीं दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पाथ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, एंड y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यानी यहाँ से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई C स्क्वायर, और हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से इस दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक्स एंड वाई का इक्वेशन आ गया। तो यही तो हो जाएगा हमारा, यही हो गया ना इक्वेशन ऑफ द पाथ।
यही हो गया, इक्वेशन ऑफ द पाथ आ गया। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व कर दिया। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिकी सवाल थे। अगर इन सवालों को आप अच्छे से कर लेंगे तो आप इस तरह का कोई भी सवाल होगा जिसमें भी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर, इनके बीच कोई रिलेशन निकालना होगा तो आप आराम से निकाल देंगे। तो इसको अगर बार बार आप रिवीजन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी पक्का हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए बाय।